नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जेनेटिक्स वाले पोर्शन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस और उसके साथ में टेस्ट क्रॉस की विस्तार से व्याख्या करेंगे। अब तक हमने जेनेटिक्स से संबंधित विभिन्न शब्दावलियों का वर्णन एक वीडियो में किया था और पिछले वीडियो में हमने मेंडल के जीवन परिचय के साथ में उन्होंने मटर के पादप को चयन क्यों किया, इसके अलावा उनके संकरण की विधि कैसी थी, किस प्रकार उन्होंने अपने संकरण के प्रयोग संपन्न किए, उस पर हमने चर्चा की थी। मेंडल ने अपने वंशागति के 3 नियम दिए हैं और ये 3 नियम मुख्यतः 2 प्रयोगों के आधार पर है। आज उस पहले प्रयोग का हम लोग वर्णन करेंगे और उसके साथ में उसके दोनों नियम जो इस प्रथम प्रयोग पर आधारित है उसका भी हम लोग वर्णन देखेंगे। पहले प्रयोग के लिए नाम है एकल संकर संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एकल संकर संकरण का मतलब हुआ कि एक जीन की वंशागति का अध्ययन करने के लिए करवाया जाने वाला संकरण एकल संकर संकरण कहलाता है। एक जीन की वंशागति या हम कह सकते हैं एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन। जैसे कि आपको ज्ञात है कि मेंडल ने पाइसम सटाइवम में 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था अपने प्रयोगों के लिए। तो एक बार में यदि उन 7 में से किसी एक लक्षण पर प्रयोग करना है कि वो अमुक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे वंशागत होता है, तो उसके लिए जो संकरण प्रयोग है उसके लिए नाम आएगा एकल संकर संकरण, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब 2 लक्षणों की एक साथ वंशागति का अध्ययन के लिए क्रॉस करवाया जाएगा तो उसके लिए नाम आएगा द्विसंकर संकरण। और यदि हम लोग 3 लक्षणों का एक साथ वंशागति का अध्ययन करना चाहें तो उस संकरण प्रयोग का नाम होगा त्रिसंकर संकरण। इस प्रकार से इसका नाम चलता है। 4 का होगा तो टेट्राहाइब्रिड क्रॉस ऐसे। तो आज हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस और उस पर आधारित प्रथम 2 नियम मेंडल के उनका अध्ययन करेंगे, साथ में टेस्ट क्रॉस का भी अध्ययन करेंगे। तो पहले चलते हैं एकल संकर संकरण में। एकल संकर संकरण जैसे आपको बताया कि एक लक्षण देखना है तो यहाँ पे हम लंबाई का लक्षण देखते हैं। लंबाई के लक्षण पर प्रयोग करना है तो लंबाई के लक्षण के 2 वैकल्पिक स्वरूप हुए, लंबा और बौना। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए जनक पादप के रूप में चयन किया एक शुद्ध लंबे पादप को, एक शुद्ध बौने पादप को। शुद्ध का अर्थ हुआ कि होमोजाइगस है, समयुग्मजी है। और इसका शुद्धता का निर्धारण कैसे किया ये भी आपको मैंने पिछले वीडियो में समझाया है। बार बार स्वपरागण करवाकर, यानी एक लंबा पौधा लिया, उसमें स्वपरागण करवाया, उससे प्राप्त बीजों को उगाया। उन बीजों को उगाने से जो बौने पौधे उत्पन्न हुए उनको अलग कर दिया गया, जो लंबे पौधे उत्पन्न हुए उनमें फिर से स्वपरागण करवाया, उनके बीजों को अगली पीढ़ी में फिर से उगाया। उनमें भी कुछ हो सकता है बौने पौधे उत्पन्न हुए होंगे, उन बौने पौधों को अलग कर दिया गया और केवल लंबे पौधों में स्वपरागण करवाता गया है। ऐसा तब तक किया गया जब तक कि उन लंबे पौधों के स्वपरागण के फलस्वरूप उत्पन्न समस्त बीजों से लंबे पौधे उत्पन्न हुए, तब तक इनको करवाना गया। इस प्रकार प्राप्त पादप के लिए मेंडल ने कहा कि ये लंबेपन के लक्षण के लिए शुद्ध है, इसमें बौनेपन का लक्षण नहीं बचा है। इसी प्रकार शुद्ध बौना पौधा प्राप्त किया। इन दोनों जनकों में से एक जनक को नर जनक माना गया, दूसरे को मादा जनक निर्धारित कर लिया गया। ठीक है। मान लेते हैं इस पादप को नर जनक मान लिया और इस शुद्ध बोने वाले को मादा जनक मान लिया गया। जिसको मादा जनक माना है उसके पुंकेसरों को समय से पहले हटा दिया गया, तो उस क्रिया को कहेंगे विपुंसन। और फिर विपुंसित पुष्पों के ऊपर एक आवरण चढ़ा दिया गया, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे, उस प्रक्रिया को कहेंगे बैगिंग। हिंदी में हम लोग
थैलीकरण कह सकते हैं, और यदि एनसीईआरटी की भाषा में बात करें तो उसको कहते हैं बोरावस्त्रावरण। बोरावस्त्रावरण शब्द आया है एनसीईआरटी पुस्तक में। ठीक है, विपुंसन और प्लस बैगिंग किया गया। विपुंसन इसलिए किया गया ताकि खुद के परागकण से इसको बचाया जा सके, और बैगिंग इसलिए करवाया गया ताकि अन्य पादप के परागकणों से बचाया जा सके। फिर नर पादप के परागकणों को एकत्र किया गया और इसके ऊपर जो आवरण था, जो पॉलीथीन थी, जो थैली थी, उसको हटाकर इसके ऊपर परागकण छिड़के गए और वापस बैगिंग कर दिया गया। ऐसा करने के बाद इससे जो फली उत्पन्न होगी, जिसमें बीज उत्पन्न हो गए, उनको उगाया गया। इसमें भी फलियाँ होंगी, नरजनक वाले में भी, लेकिन इनका कोई उपयोग नहीं किया गया। ठीक है, तो ऐसा करने पर पहली पीढ़ी में सब के सब लंबे पौधे प्राप्त हुए। जितने भी बीज उत्पन्न हुए, इस मादाजनक में जितनी भी फलियाँ लगी, उन फलियों के अंदर जितने भी बीज थे सबको उगाया गया और सब के सब पौधे लंबे प्राप्त हुए। इसको नाम दिया फर्स्ट फीलियल जनरेशन, प्रथम पीढ़ी, F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी निकालने के लिए सिर्फ स्वयं परागण करवाना है, और F2 से F3, F3 से F4 जितनी भी पीढ़ियाँ आगे निकालनी है वो सब की सब स्वयं परागण के फलस्वरूप होना है। यह आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था। केवल प्रथम पीढ़ी प्राप्त करने के लिए जनकों के मध्य पर परागण या क्रॉस करवाना है, और आगामी समस्त जितने भी पीढ़ियाँ निकालनी है वो सब के सब स्वयं परागण के फलस्वरूप उत्पन्न होगी। तो इस F1 पीढ़ी में इन्होंने स्वयं परागण करवाया। तो स्वयं परागण करवाने के लिए सिर्फ इनके ऊपर बैगिंग की ही प्रक्रिया अपनानी पड़ी। थैली चढ़ा दी गई इन सभी के पुष्पों के ऊपर, ताकि अवांछित परागण नहीं आ सके, और फिर इनको उगाया। तो F2 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए, उनमें से 75% लंबे पौधे प्राप्त हुए और 25% बोने पौधे प्राप्त हुए। 25% पादप बोने प्राप्त हुए। तो इधर मैंने जैसे 4 दिखाए, 4 में से 3 लंबे पौधे दिखाए हैं, एक बोना पौधा दिखाया है। तो 3/4 यानी 75% लंबे पौधे और 25% बोने पौधे प्राप्त हुए। तो ये तो पौधा ये तो उनको देखने में इस प्रकार से प्रयोग के परिणाम दिखाई दिए उन्हें। लेकिन अब इनकी ये तो हम लोग जो भी बात कर रहे हैं, लंबा बोना, ये सब जो बातें करते हैं हम लोग, बैंगनी, सफ़ेद या पीला रंग, हरा रंग, ये सब जो बातें करते हैं वो सब के सब फिनोटाइप है, लक्षण प्ररूप है, बाह्य लक्षण है। इनकी जीनी स्ट्रक्चर कैसे होगी? जीन्स, जिसको कारक मेंडल ने कहा था, वो कारक एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में किस प्रकार वंशागत होते हैं, ये जानने के लिए मेंडल ने इनको आरेखीय रूप में निरूपित किया। और इनके लिए अंग्रेज जो युग्म विकल्पी, उनके लिए आपको जैसे पहले बताया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला को यूज़ किया गया। ठीक है, जो प्रभावी लक्षण है उसके लिए कैपिटल लेटर, जो अप्रभावी लक्षण है उसके लिए स्मॉल लेटर। तो उसको हम लोग काम में लेते हुए देखते हैं कि इसको किस प्रकार से हम लोग जीनी स्ट्रक्चर के रूप में इसको दिखाएं। तो जो शुद्ध लंबा पादप है उसके लिए कैपिटल टी, होमोजाइगस, प्रभावी लक्षण इसलिए कैपिटल, और शुद्ध मतलब आपको बताया होमोजाइगस या समयुग्मजी के लिए है। दोनों जो युग्म विकल्पी के दोनों सदस्य एक समान होंगे, इसलिए इसको कैपिटल टी। जो दूसरा जनक है वो शुद्ध बोना, उसके लिए स्मॉल टी। पहली पीढ़ी में जब इसको आपको बताया, जैसे विपुंसन, बैगिंग वगैरह करवा कर जब इसका परिणाम निकाला गया, तो पहली पीढ़ी में सबके सब लंबे पौधे हुए थे, समस्त पौधे लंबे हुए। अब आपको जैसे पहले वीडियो में भी हम लोग एक बार चर्चा कर चुके हैं कि प्रभावी लक्षण जो होता है उसका जीनोटाइप फिक्स नहीं है। अप्रभावी लक्षण केवल समयुग्मजी दशा में प्रकट होता है। अप्रभावी लक्षण तो केवल समयुग्मजी दशा में प्रकट होता है, यानी उसमें केवल स्मॉल लेटर्स ही होंगे। प्रभावी लक्षण जो है वो दोनों प्रकार से प्रकट हो सकता है, समयुग्मजी दशा में भी, विषमयुग्मजी दशा में। यानी ये जितने भी पौधे हुए हैं उनका जीनोटाइप कैपिटल टी भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है।
ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पे 10 पौधे हुए, हो सकता है 5 कैपिटल टी वाले हों, समयुग्मजीय प्रकार के हों, और शेष 5 विषमयुग्मजीय प्रकार के हों। हो सकता है कि 10 के 10 विषमयुग्मजीय प्रकार के हों। हो सकता है ये सब के सब कैसे हो, समयुग्मजीय प्रकार के हो, या किसी भी अनुपात में हो सकता है, 9, 1, 2, 8 कैसे भी हो सकते हैं, है ना। तो ये ज्ञात कैसे हो कि जो प्रभावी फिनोटाइप वाला पौधा है, जिसका जीनोटाइप पता नहीं है अपने को, उसका जीनोटाइप ज्ञात कैसे किया जाए। ये समस्या मेंडल के सामने भी थी, क्योंकि बोने पौधे के लिए तो उसको पता चल गया कि ये बोना पौधा है, तो ये अप्रभावी लक्षण है, इसलिए इसके लिए तो स्मॉल टी रख दिया गया। इस जनक का भी उसको पता था कि ये कैपिटल टी वाला है, कैसे बार बार स्वयं परागण करवाया, कई पीढ़ियों तक करवाया। कब तक करवाया, जब तक कि समस्त पौधे लंबे होना ही नहीं प्रारंभ हो गए, है ना। तो इसका भी तब पता चल गया। परंतु इनका पता कैसे चले, इनका ज्ञात कैसे हो कि ये जितने भी पौधे हुए हैं, एक बार हम लोग मान लेते हैं 10 पौधे हुए हैं पहली पीढ़ी में, तो इन 10 के 10 लंबे हैं, तो इनमें से कौन सा पौधा समयुग्मजीय प्रकार का लंबा है, कौन सा विषमयुग्मजीय प्रकार का लंबा है, यह जानने के लिए मेंडल ने प्रत्येक पौधे का टेस्ट क्रॉस करवाया। टेस्ट क्रॉस में नाम टेस्ट इसीलिए है, TEST, टेस्ट मतलब परीक्षा लेनी है, इसलिए हिंदी में इसके लिए बोल देते हैं परीक्षार्थ संकरण। ठीक है, परीक्षा के लिए संकरण। क्या परीक्षा लेनी है कि इनका जीनोटाइप क्या है। तो इस चीज़ को आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक बार टेस्ट क्रॉस में चलना होगा हमें। टेस्ट क्रॉस, ये लंबे पौधे हुए थे पहली पीढ़ी में, इनका जीनोटाइप कैपिटल टी भी हो सकता है, कैपिटल T स्मॉल t भी हो सकता है, यानी इनका जीनोटाइप समयुग्मजीय भी हो सकता है, विषमयुग्मजीय भी हो सकता है। इसका ये ज्ञात करने के लिए कि इनका जीनोटाइप क्या है, इनका संकरण करवाया जाएगा अप्रभावी समयुग्मजीय साथ में। जब मैं अप्रभावी फिनोटाइप बात करता हूँ तो अपने आप उसका मतलब हो गया कि वो समयुग्मजीय होना है। अप्रभावी लक्षण केवल समयुग्मजीय दशा में प्रकट होता है। तो लंबेपन का अप्रभावी जो फिनोटाइप वाला पौधा होगा वो क्या होगा, बोना। इसका मतलब इसका संकरण करवाना होगा बोने पौधे से, बोने पौधे से इसका संकरण करवाना होगा। ठीक है, और बोने का जीनोटाइप पता है क्योंकि वो अप्रभावी लक्षण है, इसलिए वो स्मॉल टी होना है। इससे संकरण करवाना है तो क्या क्या स्थितियाँ हो सकती है। पहली स्थिति ये मानकर चलते हैं कि ये कैपिटल टी होगा, ये एक स्क्वायर बना है, इसको हम पनेट स्क्वायर बोलते हैं, और आम बोलचाल में इसको चेकर बोर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, अब जब जनन होता है तो युग्मक बनते हैं, युग्मक बनते हैं तो दोनों युग्म विकल्पी अलग अलग हो जाएंगे। तो इस स्मॉल टी के दोनों स्मॉल टी अलग हो गए, अलग अलग युग्मक में चले। अर्धसूत्री विभाजन होता है युग्मक में, युग्मक n होते हैं, और इस कैपिटल टी के भी दोनों जो सदस्य है वो अलग अलग हो गए। अब इनको जोड़ते हैं, ये दोनों जुड़कर यहाँ आएंगे, ये और ये जुड़कर इधर आएगा। तो देखते, इधर से आया स्मॉल टी और इस तरफ से आया कैपिटल टी, तो ये दोनों मिलकर हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी। ऐसे ही इधर से आया स्मॉल टी, इधर से आया कैपिटल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। इधर चलते हैं आगे, ऊपर से आया स्मॉल टी, साइड से आया कैपिटल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। लास्ट वाले में भी ये स्थिति है, ऊपर से स्मॉल टी, साइड से कैपिटल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब कैपिटल टी स्मॉल टी में कैपिटल लेटर जो होता है प्रभावी लक्षण है, और आपको प्रभावी लक्षण की परिभाषा मैंने बताई है कि विषमयुग्मजीय दशा में जो लक्षण प्रकट होता है वो प्रभावी लक्षण। तो प्रभावी लक्षण कौन सा है, कैपिटल वाला। इसका मतलब ये सब के सब पौधे कैसे हुए, लंबे पौधे हुए, सब के सब पौधे लंबे हुए। यानी इस टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट क्या आया, इस टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट आया कि सभी के सभी पौधे क्या हुए, लंबे। सब के सब पौधे, यदि टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट ये आया कि समस्त पौधे, जंतुओं में भी किया जा सकता है, यहाँ पे हम लोग पादप के संदर्भ में बात कर रहे हैं। टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट यदि 100% प्रभावी फिनोटाइप आए तो इसका निष्कर्ष हुआ कि जो अज्ञात जीनोटाइप है वो समयुग्मजीय प्रकार का है।
समयुग्मजीय प्रकार का है। ठीक है, अज्ञात जीनोटाइप कैसा हुआ? समयुग्मजीय प्रकार का है। तो यदि पादप जिसका जीनोटाइप पता नहीं था उसका टेस्ट क्रॉस करवाया और उसका रिजल्ट ऐसा आया कि टेस्ट क्रॉस में भी सब के सब लंबे पौधे हो गए, प्रभावी फिनोटाइप वाले हो गए, इसका मतलब उसका अज्ञात जो पादप था उसका जीनोटाइप क्या हुआ? समयुग्मजीय। अब इस स्थिति पर चलते हैं, इसका भी देखना होगा। यदि ये स्थिति होती तो इनके क्रॉस में क्या उत्तर आएगा? इसके दोनों अलग अलग हो गए युग्मक निर्माण के समय, उसके भी दोनों टी अलग अलग हो गए युग्मक निर्माण के समय। ये दोनों जुड़ेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर से कैपिटल टी ऊपर से स्मॉल टी, इधर से कैपिटल टी ऊपर से स्मॉल टी, फिर इधर से स्मॉल टी ऊपर से भी स्मॉल टी, और लास्ट वाले बॉक्स में भी ऊपर से स्मॉल टी और साइड से भी स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी आया, इसका मतलब लंबे पौधे। दोनों स्मॉल टी आया, इसका मतलब बोने पौधे। यानी आधे पौधे लंबे प्राप्त हुए हैं, आधे पौधे बोने प्राप्त हुए हैं। 4 में से 2 लंबे 2 बोने। मान लो इस टेस्ट क्रॉस के फलस्वरूप 50 पौधे हुए तो 25 लंबे 25 बोने। तो परिणाम क्या है इस टेस्ट क्रॉस का? इसका परिणाम यह आया कि आधे तो पौधे लंबे प्राप्त हुए हैं और आधे पौधे बोने प्राप्त हुए हैं। ऐसा रिजल्ट कब आएगा? जब अज्ञात जीनोटाइप कैसा होगा? विषमयुग्मजीय प्रकार का होगा, विषमयुग्मजीय प्रकार का होगा। ये वास्तविक अर्थों में टेस्ट क्रॉस है। ठीक है, अब टेस्ट क्रॉस की वजह से शॉर्टकट में परिभाषा तो ये बोल देते हैं हम लोग कि F1PD का अप्रभावी समयुग्मजीय जनक के साथ करवाया गया क्रॉस टेस्ट क्रॉस कहलाता है। लेकिन पूर्णतया सत्य नहीं है बात। इसको हम कैसे कहेंगे कि प्रभावी फिनोटाइप वाला ऐसा पादप जिसका जीनोटाइप ज्ञात नहीं हो, प्रभावी फिनोटाइप वाला ऐसा पादप जिसका जीनोटाइप ज्ञात नहीं हो, क्योंकि उसका जीनोटाइप समयुग्मजीय भी हो सकता है, विषमयुग्मजीय भी हो सकता है। प्रभावी फिनोटाइप वाला ऐसा पादप जिसका जीनोटाइप ज्ञात नहीं हो का जीनोटाइप ज्ञात करने के लिए उसका अप्रभावी समयुग्मजीय पादप के साथ करवाया गया क्रॉस टेस्ट क्रॉस कहलाता है। अप्रभावी समयुग्मजीय पादप के साथ करवाया गया क्रॉस टेस्ट क्रॉस कहलाता है। उद्देश्य क्या हुआ? क्यों करवाते हैं टेस्ट? ये टेस्ट इसका है कि जिसका जो प्रभावी लक्षण वाले पौधे जहाँ जहाँ होंगे उन सब का टेस्ट क्रॉस होगा। तो आप सोचिए मेंडल कितना ज़्यादा परिश्रमी होगा। उसने अपने जो प्रयोग किए थे वो लगभग 30,000 पादपों पर किए थे, और ज़्यादातर जो लक्षण प्रकट होते हैं वो प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं। तो जहाँ जहाँ उसके प्रयोगों में जब जब प्रभावी लक्षण वाले पादप बने, चाहे वो लंबे पौधे हों, चाहे हम लोग अगर पुष्प के रंग में कहें तो बैंगनी रंग के पुष्प हों, चाहे बीज के रंग में कहें पीले रंग के बीज वाले पौधे हुए हों, तो उन सब का उसने जीनोटाइप याद करने के लिए टेस्ट क्रॉस और करवाया, टेस्ट क्रॉस करवा कर। तो बहुत ज़्यादा वो परिश्रमी ये श्रम साध्य कार्य उसने किया था। ठीक है, तो ये टेस्ट क्रॉस आप समझ गए होंगे। फिर से एक बार चर्चा करें। टेस्ट क्रॉस का अर्थ है प्रभावी फिनोटाइप वाले ऐसे पादप जिसका जीनोटाइप ज्ञात नहीं हो का जीनोटाइप ज्ञात करने के लिए उसका संकरण अप्रभावी समयुग्मजीय पादप से करवाया जाता है, जिसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। टेस्ट क्रॉस का परिणाम यदि 100% प्रभावी फिनोटाइप आए तो अज्ञात जीनोटाइप समयुग्मजीय होगा। यदि टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट 50-50% आए, 50% प्रभावी फिनोटाइप 50% अप्रभावी फिनोटाइप, तो अज्ञात जीनोटाइप विषमयुग्मजीय प्रकार का होता है। ठीक है, फिर से उस एकल संकर संकरण पर आगे फिर से बढ़ते हैं। तो हमने देखा जनक के रूप में ये शुद्ध लंबा, दूसरा जनक शुद्ध बोना, दोनों में से एक को नर जनक मान लिया, एक को मादा जनक मान लिया।
जिसको मादा जनक माना उसका पुष्पों का विपुंसन करवाया, थैली चढ़ाई गई उस पर। जिसको नर जनक माना उसके परागकणों एकत्र करके मादा जनक वाले पुष्पों के ऊपर छिड़क कर वापस उन पर थैली चढ़ाई गई। फली या बीज किसके प्राप्त करेंगे? जिसको मादा जनक माना है केवल उसी के प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो पहली पीढ़ी में उसने देखा कि सब के सब लंबे पौधे थे और इन लंबे पौधों का टेस्ट क्रॉस से उसने जीनोटाइप प्राप्त किया। टेस्ट क्रॉस से जीनोटाइप प्राप्त किया। तो ये जीनोटाइप क्या आया? कैपिटल टी स्मॉल टी, विषम युग्मजीय प्रकार का आया। यानी यहाँ पे जितने भी पौधे हुए थे उनका टेस्ट क्रॉस करवाया तो रिजल्ट वो बाद वाला आया था, 50-50% वाला सभी पौधों का। ठीक है, 10 पौधे थे तो 10 के 10 पादप पर टेस्ट क्रॉस करवाया। क्यों? हो सकता है एक पादप भी समयुग्मजीय प्रकार का भी हो सकता था, लेकिन सब के सब कैसे आए? विषम युग्मजीय प्रकार के। अब F2 पीढ़ी निकालने के लिए F1 पीढ़ी में करवाना पड़ेगा स्वयंपरागण। तो स्वयंपरागण के लिए इसलिए यहाँ पे साइड में नाम लिखा है स्वयंपरागण, इधर नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, स्वयंपरागण करवाएंगे। इसको सही तरीका ये है, पनेट स्क्वायर बना के, पनेट स्क्वायर बोलते हैं इसको चेकर बोर्ड भी बोलते हैं। गलती से कभी भी ऐसा नहीं करना है, जैसे अब मैं बता रहा हूँ वैसा नहीं करना है। ये चेकर बोर्ड वाला तो करना है, ऐसा नहीं करना। बहुत सारी किताबों में इनके जब युग्मक दिखाएंगे इनको अलग अलग कर देते हैं और फिर इनको ऐसे जोड़ते हैं। ये दोनों जुड़ गए कैपिटल टी टी, ये और ये जुड़ गया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये और ये जुड़ गया और ये, और ऐसा दर्शाना बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। ये लाइन एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करनी चाहिए। तो ये तरीका जो है बहुत सी किताबों में दिया जाता है और किताबों में ऐसा होता है तो बहुत सारे शिक्षक भी ऐसा कह देते हैं ऐसे बना लो। ये तरीका अपनाना नहीं है अपने को। जहाँ जहाँ संकरण प्रयोग वगैरह दिखाना है वहाँ पे चेकर बोर्ड की सहायता से दर्शाना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसके दोनों युग्मक बनेंगे तो ये दोनों टी अलग होंगे, कैपिटल टी अलग स्मॉल टी अलग। ऐसे इसके भी दोनों सदस्य अलग अलग हो जाएंगे, कैपिटल टी अलग और स्मॉल टी अलग। अब इस चेकर बोर्ड को भरेंगे, यहाँ से कैपिटल टी आएगा, इधर से कैपिटल टी आएगा, तो इस बॉक्स में क्या आएगा? दोनों कैपिटल टी, दोनों कैपिटल टी आना मतलब लंबा पादप। फिर देखते हैं, यहाँ से आया कैपिटल टी, इधर से आया ये स्मॉल टी होगा, यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, अभी आपको कर देंगे संशोधन इसमें। और फिर इधर और लास्ट वाले में स्मॉल टी आ जाएगा। तो यहाँ पे एक संशोधन करते हैं। ऐसे इधर से कैपिटल टी, इधर से स्मॉल टी, ये कैपिटल टी इधर, ये स्मॉल टी इधर। ऐसे ही ये कैपिटल टी इस तरफ आया और ये यहाँ आया। ठीक है, तो ये संशोधन करना है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके बाद में इसके अब दो अनुपात निकालने पड़ते हैं अपने को। एक बोलते हैं लक्षण प्ररूप अनुपात या फिनोटाइप रेशियो, और एक आएगा जीनोटाइप रेशियो। इनके लिखने का तरीका देखो। लक्षण प्ररूप अनुपात में लक्षण देखना है, लंबे कितने बौने कितने, लंबे कितने वे बौने कितने वे, ये लक्षण देखना है सिर्फ। ठीक है, तो हमने देखा 4 में से 3 पौधे लंबे हैं, 1 पौधा बौना है, तो 3 लंबा अनुपात 1 बौना, ऐसे दिखाना है। 3 लंबा अनुपात 1 बौना। सिर्फ 3 अनुपात 1 लिख सकते हैं, लेकिन कब? जब हमें प्रश्न पूछा गया 1 अंक का प्रश्न, मान लो 1 नंबर का पूछा अपने को। प्रश्न ये है कि एकल संकर संकरण का फिनोटाइप अनुपात लिखिए। फिनोटाइप अनुपात लिखिए तो हम लोग सीधा 3 अनुपात 1 लिखेंगे।
लेकिन यदि उदाहरण लेकर हम लोग कोई वर्णन कर रहे हैं या प्रश्न में पूछा गया ऐसे कि मटर के शुद्ध पीले बीज वाले पादप का संकरण शुद्ध हरे बीज वाले पादप से करवाया जाता है, तो F2PD का फिनोटाइप अनुपात बताइए। तो हमें बताना होगा कि 3 पीले बीज अनुपात 1 हरा बीज। तब अपने साथ में बताना है 3 है कौन, 1 है कौन। इसको 1:3 भी बोल सकते हैं, गलत थोड़ी होगा। लेकिन 1:3 गए तो पहले बोलना होगा कि 1 बौना और 3 लंबा, 1 बौना 3 लंबा। अब दूसरा है जीनोटाइप अनुपात। तो जीनोटाइप अनुपात में हमें ये जीनी संरचना देखनी है। दोनों कैपिटल टी कितना है, 1। इन 4 में से कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, 2। और दोनों स्मॉल टी कितना है, 1। इसलिए 1 कैपिटल टी टी अनुपात 2 कैपिटल टी स्मॉल टी अनुपात 1 स्मॉल टी टी। इसको भी यदि 1 नंबर का प्रश्न आए कि एकल संकर संकरण या मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप अनुपात लिखिए, तब तो हम लोग 1:2:1 लिखेंगे, ठीक है। लेकिन कोई उदाहरण लेकर करते हैं तो बताना होगा 1 है कौन, 2 कौन से हैं, 1 कौन सा है। ये परंपरागत रूप से 1:2:1 और 3:1 बोलते हैं, आगे पीछे बोल सकते हैं। इसको मैं यदि ये कहूँ कि जीनोटाइप अनुपात 1:1:2 है तो गलत नहीं हो सकता ये। लेकिन चूँकि बायोलॉजी है, इसमें मैथमेटिक्स का थोड़ा सा कम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए एक परंपरागत रूप से ऐसी धारणा बन गई है कि इसको लिखना 1:2:1 ही है। आप परीक्षा में लिख के आ जाओगे 1:1:2 तो हो सकता है एग्जामिनर गलत कर दे आप, ठीक है। वो सोचेगा ऐसे कैसे लिख दिया, है ना। तो आपको वैसे साथ में लिखना चाहिए 1 कौन है, 2 कौन है, 1 कौन है। अब हम लोग चलते हैं इस पर आधारित, ये जो प्रयोग इन्होंने मेंडल ने किया इस पर आधारित नियमों पर। तो 2 नियम इस प्रयोग पर हुआ। पहला नियम उसने दिया F1PD के परिणाम के आधार पर, जिसका नाम रखा लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। लॉ ऑफ डोमिनेंस एकल संकर संकरण के F1PD के परिणामों के आधार पर दिया गया। अभी हमने जो एकल संकर संकरण देखा उसमें देखा कि जनक लिए थे 2 प्रकार के, एक शुद्ध लंबा एक शुद्ध बौना, परंतु F1PD में केवल 1 लक्षण आया। जितने भी पौधे हुए सबके सब लंबे हुए, है ना। इसका मतलब जब 2 शुद्ध लक्षण वाले पादपों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो पहली पीढ़ी में केवल 1 लक्षण प्रकट होता है, दूसरा लक्षण प्रकट नहीं होता है। यही प्रभाविता का नियम है। जो लक्षण प्रकट हो गया वो प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण प्रकट नहीं हुआ उसको अप्रभावी लक्षण कहेंगे, ठीक है। इसको पढ़ते हैं शब्दों में। 3 पॉइंट है इस के। पहला है कैरेक्टर्स आर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स, कि लक्षण जो होते हैं उनका निर्धारण कारक नामक विविक्त इकाइयों द्वारा होता है। कारक हमेशा जोड़ों में होते हैं। इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स, यानी असमान जोड़ा कारकों का, यानी विषम युग्मजी दशा में, विषम युग्मजी दशा में 1 मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स द अदर, कि विषम युग्मजी दशा में कारक युग्म का एक सदस्य दूसरे सदस्य पर प्रभावी हो जाता है। तो F1PD में देखा कि हमने कारक युग्म कैपिटल टी स्मॉल टी आया तो कैपिटल टी प्रभावी हो गया स्मॉल टी पर, ठीक है। तो जो अभिव्यक्त नहीं हुआ वो रिसेसिव या अप्रभावी, और जो इसका अभिव्यक्ति हो गई वो प्रभावी, ठीक है। अब इस पर हम लोग क्या व्याख्या कर सकते हैं। द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली 1 पेरेंटल कैरेक्टर्स इन अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस इन द F1PD में केवल 1 लक्षण ही क्यों प्रकट हुआ, इसकी व्याख्या कर सकते हैं, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी में बोने पौधे क्यों नहीं हुए पहली पीढ़ी में, उसकी व्याख्या कर सकते हैं। और दूसरी पीढ़ी में दोनों ही लक्षण कैसे प्रकट हो गए, इसकी व्याख्या भी कर सकते हैं हम लोग।
It also explains the proportion of 3:1 obtained at the F2 generation. F2PD में जो फिनोटाइप रेशियो 3:1 है उसकी व्याख्या भी हम लोग इसके आधार पर कर सकते हैं। तो ये पहला नियम था मेंडल के F1 मोनो हाइब्रिड क्रॉस के F1PD के परिणाम के आधार पर। F2PD के परिणाम के आधार पर इसी संकर संकरण प्रयोग के F2PD के परिणाम के आधार पर उसने दूसरा नियम दिया। दूसरे नियम का नाम है लॉ ऑफ सिग्रेगेशन या पृथक्करण का नियम। हिंदी में कहें तो पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम, और हिंदी में एक और नाम आता है युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम, ठीक है। तो हिंदी में इसके 3 नाम हैं, पृथक्करण का नियम, विसंयोजन का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम। यहाँ हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ सिग्रेगेशन, ठीक है, पृथक्करण का नियम। अब होता क्या है इसमें, F1PD में हमने देखा कि कैपिटल T स्मॉल t वाले सब पौधे हुए और सब के सब पौधे हुए लंबे, बोना पौधा एक भी नहीं हुआ। परंतु F2PD में के परिणाम में बोने पौधे की उत्पत्ति हो गई। 25% बोने पौधे हुए, 3:1 में आए थे F2PD में, 25% बोने पौधे हो गए। इसका मतलब कैपिटल T और स्मॉल t साथ साथ थे F1PD के पात्मों में, परंतु एक दूसरे के गुणों को संदूषित नहीं किया, एक दूसरे के गुणों को संदूषित नहीं किया। इसका मतलब कैपिटल T की संगत में स्मॉल t लंबा बनना नहीं सीखा, या स्मॉल t की संगत में कैपिटल T बोना बनना नहीं सीखा। जैसे अपने एक कहावत है मारवाड़ी में, कहते हैं कि कालिया सागे धोलियो रवे, तो रंग नहीं तो गुण जरूर आवे, है ना। संगत का असर होता ही है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल T और स्मॉल t दोनों साथ साथ है, ना तो रंग आया ना गुण आया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, इस संदर्भ में कह सकते हैं कि कालिया सागे धोलियो रवे, तो ना तो गुण आवे ना रंग आवे। कालियो कालियो रेसी और धोलियो धोलियो रेसी, है ना। तो कैपिटल T का गुण है कि वो लंबा पौधा बनाएगा, उसका गुण वही बना रहता है। स्मॉल t का गुण है बोना बनाना पादप का, उसका गुण वही रहता है। एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद एक दूसरे के गुणों को संदूषित नहीं करते। और जब युग्मक बनते हैं, हमने देखा वो पनेट स्क्वायर बनाया था जिसको चेकर बोर्ड भी बोलते हैं हम लोग। तो हमने देखा कि कैपिटल T और स्मॉल t में दोनों अलग अलग हो गए थे, कैपिटल T अलग स्मॉल t अलग, और एक युग्मक में एक लक्षण विशेष का ही युग्म विकल्प ही गया, एक सदस्य ही गया। इसलिए कहते हैं पृथक्करण का नियम कि कारक युग्म के दोनों सदस्य युग्मक निर्माण के समय अलग अलग हो जाते हैं, और प्रत्येक युग्मक में लक्षण विशेष का एक युग्म विकल्प ही प्राप्त होता है। दोनों T एक साथ एक में नहीं जाएंगे। अर्थसूत्री विभाजन होता है ना, हमारे जैसे 46 गुणसूत्र हैं, तो जब युग्मक बनते हैं तो 23 अलग हो जाते हैं, 23 अलग हो जाते हैं। 23 जोड़े हैं हमारे गुणसूत्रों के, 46 गुणसूत्र नहीं होकर 23 जोड़ा है। तो जोड़े का एक एक सदस्य एक युग्मक में, दूसरा सदस्य दूसरे युग्मक में जाता है, ठीक है। ऐसे ही कैपिटल T स्मॉल t एक जोड़ा था, जोड़े का एक सदस्य अलग दूसरा सदस्य अलग हो गया, इसलिए इसको कहते हैं पृथक्करण का नियम। शब्दों में चलें तो है दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड दैट बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन द F2 generation, though one of these is not seen at the F1 stage। कि यद्यपि F1PD में दो में से एक लक्षण प्रकट नहीं होता है, फिर भी F2PD में दोनों लक्षण प्रकट हो जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ये एक दूसरे में ब्लेंडिंग नहीं करते, यानी संदूषित नहीं करते। दो द पेरेंट्स कंटेन 2 एलील्स ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, युग्मक निर्माण के समय दोनों युग्म विकल्पी होते हैं। द फैक्टर्स और एलील्स ऑफ अ पेयर सीक्रेट फ्रॉम ईच अदर सच दैट अ गैमीट रिसीव्स ओनली वन ऑफ द 2 फैक्टर्स। ठीक है, अर्थसूत्री विभाजन से पहले कारक युग्म के दोनों सदस्य होते हैं, युग्म विकल्पी के दोनों सदस्य होते हैं, लेकिन जब युग्मक बनते हैं तो दोनों सदस्य इस प्रकार अलग अलग होते हैं कि एक युग्मक में एक सदस्य ही पहुंचता है।
या तो कैपिटल टी पहुंचता है या स्मॉल टी पहुंचता है। ऑफ कोर्स अ होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूसेस ऑल गैमेट्स दैट आर सिमिलर, कि यद्यपि ये जो होमोजाइगस होगा समयुग्मजीय प्रकार का जो जनक होगा उससे दोनों युग्मक कैपिटल टी वाले आएंगे, और स्मॉल टी वाले यदि जो जनक है जो पादप है उससे जो युग्मक बनेंगे उसके दोनों में ही क्या आएंगे, स्मॉल टी आएंगे। विषम युग्मजीय में दो प्रकार के बने हैं, ठीक है। While a heterozygous one produces two kinds of gametes, इसका जो जनक था कैपिटल टी स्मॉल टी था, इसलिए दो प्रकार के युग्मक बनाए। ईच हैविंग वन एलील विथ इक्वल प्रोपोर्शन, दोनों में समान अनुपात में युग्म विकल्पी के सदस्य पहुंचेंगे। तो ये एकल संकर संकरण हुआ। एकल संकर संकरण में हमने देखा कि जहाँ जहाँ प्रभावी फिनोटाइप प्रकट होता है उसका जीनोटाइप ज्ञात करने के लिए टेस्ट क्रॉस करवाना पड़ता है, और फिर एकल संकर संकरण के अनुपात भी आपको ध्यान में रखने हैं। फिनोटाइप अनुपात कितना आएगा, जीनोटाइप अनुपात कितना आएगा, और इस एकल संकर संकरण के आधार पर मेंडल ने जो दो नियम प्रतिपादित किए उनका भी हमने यहाँ पे वर्णन देखा। आगामी वीडियो में हम लोग द्विसंकर संकरण और उस पर आधारित मेंडल के तीसरे नियम की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।